दोस्तों प्राइस एक्शन के अंदर हमारा ये 19 नंबर का वीडियो है। इस वीडियो से पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन के अंदर इन सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसलिए दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए बेसिक प्राइस एक्शन को पूरी तरह सीखने के बाद दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर मानी जाने वाली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी लेवल के अंतर्गत आज मार्केट के अंदर हम बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, इसको बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते टाइम आपने यूट्यूब के ऊपर या फिर किसी भी मार्केट की क्लास में किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स के अंदर ट्रेड करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों चीजों के बारे में सिखाया गया होगा, जो कि ट्रेडिंग के अंदर काफी जरूरी चीज है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी भी किसी स्टॉक या फिर इंडेक्स में ट्रेड एंट्री करने से पहले उसकी साइकोलॉजी एनालिसिस भी करनी पड़ती है? क्या इसके बारे में कभी कुछ सीखा है आपने? मेरा जहां तक अंदाजा है दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाले 90% लोगों ने साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में कभी सुना तक भी नहीं होगा, क्योंकि इस चीज को पढ़ना और पढ़ाना थोड़ा कठिन होता है। मार्केट की साइकोलॉजी को सीखने से पहले आपका बेसिक प्राइस एक्शन पूरी तरह क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आप दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर जाकर बेसिक प्राइस एक्शन की हर एक वीडियो को जरूर देखें, तभी जाकर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने वाला है। तो चलो दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी किसे कहते हैं, हम सबसे पहले इसको जानते हैं। मार्केट को बायर्स और सेलर्स दोनों लोग मिलकर चलाते हैं और ये दोनों ही इंसान हैं। इस कारण से जब भी कोई बायर्स या सेलर्स ट्रेड के अंदर एंट्री करता है, तब उस टाइम पर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती है। जैसे अगर उसने इस ट्रेड में एंट्री नहीं करी तो शायद मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। इस तरह के ख्याल को फेयर ऑफ मिसिंग आउट मतलब फोमो कहा जाता है। और साथ में ही ट्रेड में एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर अपोजिट दिशा में जाने लगता है तो उस टाइम पर आप डर के मारे घबरा जाते हैं। लेकिन कभी कभी दोस्तों ट्रेड आपकी दिशा में जाते हुए आगे बढ़कर आपके टारगेट को हिट करता है, फिर भी आप ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते। इसका ये मतलब है कि आप बहुत लालची हैं, मतलब कि ग्रीडी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोग बिना सेटअप के इम्पेशंस होते हुए ट्रेड के अंदर एंट्री और एग्जिट लेते हैं। दोस्तों सारे रिटेल ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी में इन सारी भावनाओं को महसूस जरूर किया होगा। अब दोस्तों इन सारी बातों का समावेश दिमाग के साइकोलॉजी के अंदर किया जाता है और मार्केट को बायर्स और सेलर्स ये दोनों मिलकर चलाते हैं। इस कारण इन दोनों की साइकोलॉजी के ऊपर पूरी तरह मार्केट की साइकोलॉजी डिपेंड करती है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा सेलर्स के पास होता है। इसका ये मतलब है कि वही ताकतवर है, जिस कारण से एक छोटे ट्रेडर को एक बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी को समझते हुए उसी के हिसाब से अपने ट्रेड की एंट्री को प्लान करना होगा। जिसी कारण से दोस्तों आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट के चार्ट को देखते हुए मार्केट की साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब हम चार्ट के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से रियल मार्केट का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर की ओर जाती है, लेकिन ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस होने की वजह से एक बड़ी सी रेड वाली मारोबोजो कैंडल बनाते हुए नीचे आ जाती है। लेकिन बायर्स एक बार फिर से मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, जिस वजह से मार्केट अपने पहले वाले स्विंग हाई को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर चली जाती है। अब दोस्तों मार्केट में बन रहे इस स्ट्रॉन्ग से प्राइस एक्शन को देखते हुए आपको क्या लगता है? वीडियो को रोककर कमेंट के अंदर जरूर बताना, जिससे आप अपनी साइकोलॉजी को इस जगह पर टेस्ट कर पाएंगे। यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखते हुए आप में से बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ने इस स्विंग हाई के ब्रेकआउट पर बाय ट्रेड में एंट्री लेने का मन बना लिया होगा। लेकिन ऐसा इन सभी ने क्यों सोचा है? इसके पीछे 3 इम्पोर्टेंट रीजन है। नंबर 1, मार्केट इस जगह पर हायर हाउस का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रही है। इसका ये मतलब है मार्केट में अभी बुलिश ट्रेंड है। नंबर 2, मार्केट ने स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग सी कैंडल से ब्रेक दिया है, जो कि एक प्रकार से बुलिश सिग्नल माना जाता है।
अब नंबर 3, इससे पहले दिन मार्केट के अंदर बुलिश मूव आया था। इस कारण मार्केट आज भी बुलिश मोमेंटम को शायद कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री लेना अच्छा रहेगा। अब दोस्तों हमारे हिसाब से एक रिटेल ट्रेडर होने के नाते आपके दिमाग में भी यही सारे ख्याल आए होंगे, तभी जाकर आप लोगों ने यहाँ पर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री की होगी। लेकिन कुछ ही टाइम के अंदर मार्केट नीचे आते हुए अपने पुराने स्विंग लो के पास एक हैमर कैंडल जनरेट होते हुए फिर से धीरे धीरे ऊपर जाती है, जिस कारण इस ब्रेकआउट के ऊपर जिन भी सारे लोगों ने बाय किया था उनमें से काफी सारे लोग इस बेरिश वाली कैंडल को देखते हुए एग्जिट ले लेते हैं और कुछ अभी भी अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं। अब दोस्तों मार्केट इस जगह से नीचे क्यों आ गया, इसका आंसर आपको वीडियो के अंदर आगे मिल जाएगा। और साथ में ही कुछ ट्रेडर इस जगह से ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हुए एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बनाते हैं। दोस्तों इस ट्रायंगल पैटर्न का जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा उस साइड हमें ट्रेड एंट्री प्लान करनी है। ऐसा सोचते हुए इस पैटर्न के ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं। अब थोड़ी देर के बाद मार्केट इस पैटर्न को एक रेड कैंडल के साथ ब्रेक देता है, जिस चीज को देखते हुए बहुत सारे रिटेल ट्रेडर इस पैटर्न के थोड़े ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल ट्रेड के अंदर एंट्री करना चालू कर देते हैं। लेकिन मार्केट एक बार फिर से सारे रिटेल ट्रेडर को फंसाते हुए ऊपर की ओर चली जाती है, जिसके कारण इस जगह पर जो भी ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड के अंदर एंट्री लेते हुए पुट की बाइंग करते हैं वो सारे स्ट्रिप के अंदर फंस जाते हैं। अब दोस्तों मार्केट ने इस जगह पर 2 बार रिटेल ट्रेडर को फंसाया है। अब दोस्तों इस बार हैमर कैंडल और स्ट्रॉन्ग से ग्रीन कैंडल को देखते हुए जो बायर्स पिछली बार इस जगह पर फंस चुके थे वो सारे के सारे एक बार फिर से मार्केट के बुलिश मूव को देखते हुए मार्केट से अपना लॉस का बदला लेने के लिए फिर से मार्केट के अंदर एंट्री बनाते हैं, क्योंकि उनको ये चीज लगती है कि मार्केट इस बार इस सपोर्ट एरिया से एक स्ट्रॉन्ग सा सपोर्ट लेते हुए ऊपर आया है और साथ में ही मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक दिया है, जिस कारण से इस ब्रेकआउट के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन दोस्तों हर बार की तरह मार्केट तीसरी बार भी इन सारे रिटेल ट्रेडर को फंसाते हुए नीचे आ जाती है, जिस कारण इन लोगों को एक बार फिर से लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस जगह पर एक स्ट्रॉन्ग से बुलिश मोमेंटम के बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिरा है, चलो थोड़ा इसको जानते हैं। हमने दोस्तों अभी तक एक प्रकार के रिटेल ट्रेडर चार्ट को देखते हुए ट्रेड में एंट्री किस तरह से लेते हैं या फिर उनकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है, इस चीज को देखा है। इसलिए आप लोगों को सेलर्स फंसाने के लिए आपकी साइकोलॉजी का किस तरह से यूज करते हैं इस चीज को जानते हैं। अब इसको समझने के लिए हमको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा। अब दोस्तों इससे एक दिन पहले मार्केट 22,500 के एक साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक देते हुए लगभग 200 पॉइंट का एक बाय साइड के अंदर मूव देता है। मार्केट के अंदर इतना बड़ा मोमेंटम आने के बावजूद किसी भी जगह पर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं किया गया है। इसका ये मतलब है कि नीचे के लेवल से जिन लोगों ने पुट ऑप्शन को सेल करके बैठे हैं उनमें से काफी सारे सेलर्स अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे हैं और साथ में ही जिन भी रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय किया होगा उनमें से भी बहुत कम बायर्स ने अपनी पोजीशन से एग्जिट लिया है, जिस कारण से मार्केट ने इस जगह पर एक प्रकार से वन साइडेड मूव दिया है और किसी भी पॉइंट से कोई भी बड़ा सा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के अंदर नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो मार्केट में एक प्रकार का करेक्शन जरूर आ सकता था। अब अगले दिन मार्केट गैप अप में ओपन होते हुए और आगे जाता है, तब 22,750 इस लेवल के ऊपर कुछ कॉल बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिस कारण मार्केट के अंदर एक प्रकार की रेड कैंडल जनरेट होती है। लेकिन थोड़ी सी देर के बाद मार्केट जब फिर से ऊपर जाती है तब वो अपने पुराने वाले हाई लेवल के पास पहुंच जाती है। इससे पहले मार्केट 2 बार इसी लेवल से नीचे आई थी। इसका ये मतलब है कि ये लेवल अभी भी मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकता है। अब इस रेजिस्टेंस को देखने के लिए अगर आप 1 घंटे की टाइम फ्रेम को ओपन करके देखते हैं तब 9 और 10 अप्रैल को लगभग मार्केट ने इसी जगह से रिजेक्शन फेस किया था। इसका मतलब है कि इस जगह पर कॉल सेलर्स फिर से एक बार हैवी सेलिंग कर सकते हैं, जिस वजह से इस जगह पर जितने भी पुट सेलर ने अपनी पोजीशन को होल्ड किया था वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से एग्जिट लेना चालू कर देते हैं, जिस कारण से मार्केट नीचे आने लग जाता है।
और साथ ही पिछली बार की तरह बहुत सारे नए सेलर्स इस जगह पर कॉल सेलिंग की एंट्री करके बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से मार्केट इस जगह पर आकर फिर से एक बार नीचे की ओर जरूर जाने वाला है। लेकिन अभी तक मार्केट पूरी तरह इस जगह पर नहीं आया है, जिस वजह से उनके सेल ऑर्डर पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के बाद मार्केट जैसे ही इस जगह पर पहुंचकर एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है, तब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर बाय ट्रेड में एंट्री लेने के लिए कॉल में पोजीशन बनाने लगते हैं, जिस वजह से बिग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के जो यहाँ पर ऑर्डर लगे हुए हैं, वो सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होने की वजह से मार्केट के अंदर सेलिंग में प्रेशर बढ़ जाता है और मार्केट काफी तेजी से नीचे आने लग जाती है। अब दोस्तों, मार्केट को नीचे गिरता हुआ देखकर नीचे से जो पुट सेलर ने एंट्री बनाई थी, मार्केट के नीचे आने की वजह से उनका प्रॉफिट कम होने लग जाता है, जिस कारण से वो अपने ट्रेड से एग्जिट लेना चालू कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पुट बाय के ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं और मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ जाता है। और साथ ही इस लेवल पर जो मार्केट में कॉल बायर्स आए थे, उन सारों के स्टॉप लॉस इन जगह पर लगे हुए हैं। मार्केट जैसे ही इन लोगों के स्टॉप लॉस हिट करता है, तब मार्केट बिना रुके नीचे आती है। दोस्तों, हमें लगता है आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी भी कॉल और पुट को लेकर कंफ्यूजन में हैं, इसलिए से हम थोड़ा सा सिंपल भाषा में समझ लेते हैं। जब भी कोई कॉल सेलर एक बड़ी सी क्वांटिटी के अंदर कॉल ऑप्शन को सेल करता है, तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट नीचे गिरती है। इसीलिए हमेशा कॉल सेलर मार्केट के टॉप के ऊपर सेलिंग करते हैं और यही सारे कॉल सेलर जब अपनी पोजीशन से एग्जिट लेते हैं, तब मार्केट के अंदर फिर से कॉल बाइंग ऑर्डर आने की वजह से नीचे की ओर से छोटा पुल बैक लेते हुए मार्केट ऊपर जाती है। सेम इसी तरह जब भी किसी सेलर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तब वो पुट ऑप्शन को सेल करता है। इस कारण से पुट ऑप्शन को हर बार मार्केट के अंदर नीचे के लेवल से सेल किया जाता है। जब भी पुट ऑप्शन सेलर अपनी पोजीशन से एग्जिट लेता है, तो बड़ी सी क्वांटिटी के अंदर पुट ऑप्शन की बाइंग होने की वजह से मार्केट छोटा सा करेक्शन लेते हुए थोड़ा नीचे आता है। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके दिमाग में अगर कोई डाउट है और इस चीज के बारे में अगर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हो, तो आप कमेंट के अंदर जरूर से लिखना। और दोस्तों, साथ में ही अगर आप यहाँ पर RSI इंडिकेटर को चार्ट पर लगाकर देखते हैं, तब इस पहले ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के हिसाब से हाई राइज जनरेट हो रहा है, लेकिन उसी टाइम पर RSI इंडिकेटर में लोअर लॉस जनरेट हो रहा है। इसका यह मतलब है कि मार्केट के अंदर पिछले स्विंग के मुकाबले ये वाला स्विंग नीचे आया है। सेम इसी प्रकार से जब मार्केट अपने पुराने वाले स्विंग को ब्रेक देते हुए ऊपर की ओर जाता है, तब इस टाइम पर भी चार्ट में हायर हाइज बन रहा है, लेकिन इस टाइम पर RSI इंडिकेटर में लोअर लॉस बन रहा है। इसका ये मतलब है इस जगह पर भी मार्केट की स्ट्रेंथ कम हो गई है। और फिर भी अगर आप इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान करते हैं, तो इस तरह के फेक ब्रेकआउट के अंदर फंसने की चांस काफी ज्यादा होते हैं। मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी इंडिकेटर का यूज सिर्फ एक प्रकार से ट्रेड को कंफर्म करने के लिए ही करें और सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री प्लान ना करें। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट के अंदर अगले दिन क्या होने वाला है, इस चीज का अंदाजा लगाने के लिए पास्ट में क्या हुआ था, इस बात की जानकारी रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिस कारण से आप अनवांटेड ट्रैप के अंदर फंसने से अपने आप को पूरी तरह बचा सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको चार्ट का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना भी बहुत जरूर सीखना होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी से बढ़कर कोई भी चीज काम नहीं करती है। अब पॉइंट नंबर 3, किसी भी चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन के पीछे का रीजन जब तक आपको पता नहीं होता, तब तक उस जगह पर ट्रेड के अंदर एंट्री लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।